हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमवीवीएम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एक सिंपल सी ऐप बना के देखेंगे कि किस तरीके से इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके अंदर जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में बात करी थी कि एमवीसी क्या होता है, एमवीपी क्या होता है, एमवीवीएम क्या होता है। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से ये पैटर्न्स काम करते हैं। तो दो चीज़ों पे फोकस होता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स और यूनिट टेस्टिंग। तो अगर मैं एमवीवीएम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि सारी सेपरेटेड हैं। अगर मेरा इस वाले पोर्शन में कुछ चेंज होता है तो वो यहाँ पे इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर मेरे रूम डेटाबेस वाली लेयर पे कोई चेंज होता है तो वो यहाँ पे इंपैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स जो है वो फॉलो हो रहा है। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास उन सब के लिए हम लोग यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। तो दोनों प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। तो अगर हमें एंड्रॉइड में स्केलेबल और मेंटेनेबल ऐप्स बनानी है तो हम लोग इस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि इसका फ्लो कैसे चलता है। तो जितना भी हमारा डेटा होता है वो हमें इन दोनों सोर्सेज से मिलता है। ये हमारा एक्सटर्नल एपीआई है, यहाँ पे हम लोग रेट्रोफिट का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और ये हमारा लोकल डेटा सोर्स है जिसमें हम लोग रूम की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो इन दोनों से जो इंटरेक्शन होता है वो हमारी ये रेपोजिटरी क्लास हैंडल करती है। तो जितना भी डेटा से रिलेटेड काम है वो ये रेपोजिटरी मैनेज करेगी। मतलब इन दोनों से इंटरेक्शन करने का काम जो है वो हमारी रेपोजिटरी करती है। व्यू मॉडल्स जो होते हैं वो हमारी रेपोजिटरी से डेटा मांगते हैं कि भैया लाओ डेटा दे दो या डेटा ले लो। तो व्यू मॉडल्स के अंदर हमारे पास डेटा होता है जो हम अपने व्यूज़ के लिए स्टोर करते हैं। तो मैंने बताया था कि व्यू मॉडल्स के अंदर हम लोग वो वाला डेटा रखते हैं जो हमारे व्यूज़ को चाहिए होता है। तो जितने भी हमारे व्यूज़ होते हैं वो इस व्यू मॉडल से कहते हैं लाओ डेटा दे दो या डेटा ले लो। व्यू मॉडल जो है वो आगे इंटरैक्ट करता है रेपोजिटरी के साथ और रेपोजिटरी इन दोनों के साथ इंटरैक्ट करती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डेटा फ्लो करता है। व्यू मॉडल्स जो होते हैं हमारे वो हमारे व्यूज़ का रेफरेंस होल्ड नहीं करते हैं, वो यहाँ पे ऑब्जर्वेबल्स बनाते हैं जिनको ये व्यूज़ जो हैं ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी इस डेटा में कुछ चेंज होता है तो हमारे व्यू भी अपडेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एमवीवीएम पैटर्न काम करता है। तो अगर मैं इनको लेयर्स में डिवाइड करूँ तो ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा मॉडल लेयर के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं जो हमारे बिजनेस लॉजिक के लिए होती हैं या डेटा सोर्स से रिलेटेड क्लासेस होती हैं, जैसे कि एंटिटीज़ हो गई, या हमारी नेटवर्क के लिए जो हमारे पास क्लासेस बनाते हैं हम लोग, वो सारी इसके अंदर आती हैं, वो हमारी मॉडल क्लासेस होती हैं। उसके बाद ये हमारी व्यू मॉडल वाली लेयर है जिसके अंदर हमारे पास व्यू मॉडल्स होते हैं। जितने भी हमारे व्यू मॉडल्स होंगे वो इस लेयर के अंदर आएंगे और ये हमारे व्यूज़ होते हैं। तो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट जो है वो हमारा व्यू का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट लेयर्स हैं जिसके थ्रू हम इस एमवीवीएम पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम जो है क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारा डेटा फ्लो करता है। तो सपोज यूज़र आया, उसने हमारी ऐप के साथ इंटरैक्ट किया, मतलब वो इस व्यू लेयर के साथ इंटरैक्ट करेगा। व्यू लेयर इन्फॉर्मेशन भेजेगी व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल देखेगा कि इसके साथ क्या करना है। तो व्यू मॉडल जो है वो रिपोजिटरी को बताएंगे कि भैया डेटा आया मेरे पास, इसको अपडेट कर दो। तो रिपोजिटरी डिसाइड करेगी कि इसको लोकल डेटाबेस में स्टोर करना है या एक्सटर्नल एपीआई पे हिट करना है या दोनों काम करने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास लेयर्स बटी होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस एमवीवीएम पैटर्न के अंदर ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारी एक सिंपल ऐप होने वाली है, इसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल एपीआई यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रेट्रोफिट वाला सेटअप है ये हम फ्यूचर वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो रूम डेटाबेस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं रेपोजिटरी की। तो रेपोजिटरी एक सिंपल क्लास होती है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। तो अभी इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से ये रेपोजिटरी काम करती है। और ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बस इन्हें मिलाना बाकी रह गया। तो इसको एक साथ लगा के देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ऐप काम करेगी इस एमवीवीएम पैटर्न के अंदर। तो अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं एमवीवीएम को समझने के लिए। तो कोड पे चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो जो भी इसके लिए डिपेंडेंसीज चाहिए तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी build.gradle फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग कैप प्लगइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसकी एंट्री कर देता हूँ kotlin-capt। और यहाँ पे हम लोग डेटा बाइंडिंग का भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं उसको इनेबल कर देता हूँ, डेटा बाइंडिंग ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग डेटा बाइंडिंग को इनेबल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंसीज पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जितना भी कोड होगा ये मैं गिटहब पे पुश कर दूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रूम डेटाबेस के लिए यहाँ पे मैंने ये 3 डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। और यहाँ पे हम लोग Kotlin कोर रूटीन्स का भी यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये 2 डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। ये हमारी कोर वाली है और ये एंड्रॉइड के लिए है। और व्यू मॉडल और लाइव डेटा के लिए मैंने ये वाली डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं। तो सिंक करते हैं इसको। तो सिंक कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ भी देखेंगे कि हम अपने रूम डेटाबेस को प्री पॉपुलेट कैसे करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे हमारा रूम डेटाबेस क्रिएट होगा तो उन रिकॉर्ड्स को हम लोग इंसर्ट करा देंगे जिससे हम इस ऐप के साथ काम कर पाएँ। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास एक SQLite का डेटाबेस है जिसके अंदर मेरे पास कोड्स पड़े हैं। तो ये 100 के करीब कोड्स हैं, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हमारे पास आईडी है, टेक्स्ट है और ऑथर है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ये हमारा डमी डेटा होगा। तो ये हमारा SQLite का डेटाबेस है जो कि एक सिंपल फाइल ही है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे रूम को प्री पॉपुलेट कराने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। ये हमारा एंड्रॉइड स्पेसिफिक फ़ोल्डर होता है एसेट्स नाम का। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। क्लिक फिनिश। और ये जो हमारी DB फाइल है इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
तो देखते हैं इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रूम डेटाबेस का सेटअप करते हैं। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एंटिटीज़, डाउ और डेटाबेस। तो इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे आप टेबल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। टेबल का नाम जो है वो कोट है और इसके अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, टेक्स्ट और ऑथर। टेक्स्ट और ऑथर जो है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है और आईडी जो है वो हमारी इंटीजर है। तो इसी तरीके से हम लोग इसकी एंटिटी बनाएंगे। तो यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करता हूँ जो कि हमारी डेटा क्लास होगी और इसे मैं नाम देता हूँ कोट। और इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता हूँ, आईडी जो कि हमारी इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। सिमिलरली हमारे पास एक ऑथर नाम की प्रॉपर्टी होगी, ये भी स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो सबसे पहले इस डेटा क्लास को एनोटेट करते हैं @entity से, क्योंकि हमारी डेटाबेस की एंटिटी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मार्क करते हैं और यहाँ पे मैं इसका टेबल नेम पास करूँगा कोट। और इस आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं। ऑल्ट एंटर प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऑटो जनरेट ट्रू कर देंगे। तो जैसे जैसे हम डेटा इंक्रीमेंट करेंगे तो ये जो आईडी प्रॉपर्टी है ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो इस तरीके से हमारी एंटिटी क्लास रेडी हो चुकी है। तो ये एक सिंपल सी एंटिटी है जो कि हमारे कोट वाले टेबल को रिप्रेजेंट करेगी। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अपना एक डाओ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करता हूँ मैं और इसे मैं नाम दूंगा कोड डाओ। तो ये हमारा एक सिंपल इंटरफेस होगा और यहाँ पे मैं इसको एनोटेट करूँगा @डाउ से। तो जितने भी CRUD ऑपरेशंस वाले मेरे फंक्शंस होंगे वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। ये हमारा एक सिंपल इंटरफेस होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ मेथड्स डिफाइन करते हैं और उन मेथड्स पे हम लोग एनोटेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं गेट कोड्स के नाम से, जो कि हमारे सारे कोड्स गेट करेगा और ये हमें रिटर्न करेगा एक लाइव डेटा ऑफ लिस्ट ऑफ कोड्स। तो इससे हमें एक कोड की लिस्ट मिलेगी जो कि हमारे लाइव डेटा में पड़ी होगी। अब जैसे मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो हमें एक लाइव डेटा रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैं एक एनोटेशन लगाता हूँ जो कि हमारी एक क्वेरी होगी। तो यहाँ पे मैं क्वेरी पास करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पे मुझे अपने टेबल का नाम पास करना है। तो हमारे टेबल का नाम है कोट, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास ये नाम आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा ये फंक्शन काम करेगा। सिमिलरली एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसर्ट कोड, जो कि हमारा कोड को इंसर्ट करेगा हमारे डेटाबेस में। तो यहाँ पे लिखता हूँ कोड और ये कोड इनपुट में लेगा और यहाँ पे मैं एक एनोटेशन लगाता हूँ @insert। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि ये जितने भी फंक्शंस होंगे हमारे, ये हमारे बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सस्पेंड मार्क कर देता हूँ और ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड थ्रेड पे ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लाइव डेटा मार्क किया है। तो जितनी भी हमारी क्वेरीज होती हैं जो लाइव डेटा रिटर्न करती हैं वो हमारी बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये हमारा जो इंटरफेस है वो रेडी हो चुका है, मतलब हमारा डाउ वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने हमारा रूम डेटाबेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने थोड़ा गहराई में बताया है। उसके बाद यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक सिंपल फाइल होगी हमारी जिसको मैं नाम देता हूँ कोड डेटाबेस। तो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और इसको मैं एनोटेट करूँगा @database से और यहाँ पे मैं एंटिटीज़ डिफाइन करूँगा जो भी हमारी एंटिटीज़ हैं इस डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड्स की क्लास है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कोड : क्लास और इसके यहाँ पे मुझे वर्जन डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं वर्जन डिफाइन करता हूँ 1 और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूँगा रूम डेटाबेस क्लास से। तो इस तरीके से हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं जो हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगी। अब जितने भी डाउज होंगे हमारे वो हमें यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट फन और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा कोड डाउ के नाम से, जो रिटर्न करेगा मुझे कोड डाउ। तो इन सब की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रूम डेटाबेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने ये इंटरफेस डिफाइन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरफेस की जो बॉडी है वो ये रूम डेटाबेस प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और इस डेटाबेस के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंगलटन इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे इसका सिंगलटन इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा प्राइवेट var इंस्टेंस के नाम से। तो ये कॉमन इंप्लीमेंटेशन है, हर बारी यही यूज़ होती है। तो चाहे आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्विकली टाइप कर देता हूँ। तो मैंने नलेबल टाइप का बनाया है और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे गेट डेटाबेस, जो कि हमारा एक कॉन्टेक्स्ट लेगा इनपुट में। तो ये हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है और ये हमारे को रिटर्न करेगा कोड डेटाबेस। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक सिंपल चेक लगाते हैं कि जो हमारा इंस्टेंस वाला वेरिएबल है अगर वो नल है तो उसको क्रिएट कर दो, अगर वो नल नहीं है तो उसको ऐसे रिटर्न कर दो। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि हमारा जो इंस्टेंस है क्या वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस को रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको असर्ट कर देता हूँ कि भैया ये नल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नल होता तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके होते और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारा इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। और इसके अंदर हम लोग सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगाता हूँ क्योंकि हमारी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम लोग अपना इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर
और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। तो मेक श्योर करें कि जो आप कॉन्टेक्स्ट पास करें वो आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो रूम डेटाबेस है वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही हो, तो वो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हो, इसलिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे अपनी क्लास का नाम पास करना होगा, तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ कोड डेटाबेस :class.java। उसके बाद मुझे अपने डेटाबेस का नाम पास करना है, तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ code_database, और यहाँ पे मैं इसका एक बिल्ड फंक्शन कॉल करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना डेटाबेस का इंस्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्री पॉपुलेशन भी करने वाले हैं, मतलब जैसे हमारा रूम डेटाबेस क्रिएट होगा तो इस DB फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराने हैं। तो उसके लिए हमारे पास रूम के अंदर एक मेथड है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बिल्ड करने से पहले यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा .create from asset। तो यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस फाइल का पाथ पास कर सकते हैं। तो एसेट्स फोल्डर के अंदर जो भी मेरी डेटाबेस फाइल का पाथ होगा वो मुझे यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली codes.db पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्री पॉपुलेट करेंगे। तो जैसे ही हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा तो वो इस फाइल पे जाएगा, मतलब ये जो हमारी codes.db फाइल है इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे डेटाबेस के अंदर डाल देगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस का इंस्टेंस बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो रूम के लिए जितना भी सेटअप था वो हम डन कर चुके हैं, ये तीनों फाइल्स हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रेपोजिटरी क्लास बनाएंगे। तो ये भी एक सिंपल क्लास होगी, तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन सब फाइल्स को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करते हैं जो कि हमारी रेपोजिटरी क्लास होगी। तो इसे मैं नाम देता हूँ कोड रेपोजिटरी। अब मैंने बताया था कि जो हमारी रेपोजिटरी होती है वो हमारे डेटा सोर्सेज के साथ बात करती है, मतलब चाहे आपकी एक्सटर्नल API होगी, चाहे वो आपका रूम डेटाबेस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डेटाबेस ही है, तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग डाउ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके कंस्ट्रक्टर में एक डाउ पास करता हूँ। तो इसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग कोड डाउ का इंस्टेंस लेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी रेपोजिटरी है वो हमारे डेटाबेस से बातचीत करेगी। आप डेटाबेस से बातचीत करनी है तो उसको एक डाउ इंस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे हमने डाउ पास कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्सटर्नल API से बात कर रहे होते हैं तो उसका भी इंस्टेंस लेते हैं इसके कंस्ट्रक्टर में। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं गेट कोड्स के नाम से, और ये मुझे एक लाइव डेटा रिटर्न करेगा। तो जो मेथड्स मैंने डाउ के अंदर डिफाइन किए थे सेम वही मेथड्स यहाँ पे आएंगे। तो आपको लगेगा कि ये रिडंडेंट है, बट यहाँ पे हम लोग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा कोड डाउ डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट कोड्स वाला मेरा मेथड आ रहा है जो कि हमारे को लाइव डेटा रिटर्न करेगा, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और सस्पेंड फंक्शन डिफाइन करूँगा जो कि हमारा इंसर्ट कोड वाला होगा। तो कोड को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं अपने डाउ को कॉल करूँगा कोड डाउ डॉट इंसर्ट कोड, और यहाँ पे इस कोड को पास कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारी रेपोजिटरी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे इसको ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ मैं, तो ये मुझे इसको प्राइवेट बनाने के लिए कह रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे प्राइवेट बना देता हूँ। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने सेम मेथड्स जो डाउ में डिफाइन किए थे वो हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिए हैं। रेपोजिटरी जो होती है हमारी वो हमारी डेटाबेस से भी बात करती है और हमारी एक्सटर्नल API से भी बात करती है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल API यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सपोज़ मेरा कोई ऐसा सिनेरियो होता कि अगर मैं ऑफलाइन हूँ तो हमारी लोकल डेटाबेस में इंसर्ट कर दो, अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो हमारी एक्सटर्नल API को हिट कर दो। तो वो जितना भी लॉजिक होता है वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, जो हमारे व्यू मॉडल्स होते हैं वो सिर्फ इन्हीं फंक्शंस को कॉल करते हैं, उनको मतलब नहीं है इसके अंदर क्या चल रहा है, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो। तो सारा कोड जो है वो हमारा इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑनलाइन होंगे तो हम एक्सटर्नल API को हिट करेंगे, अगर हम ऑफलाइन हैं तो अपने लोकल डेटाबेस में डाल देंगे। तो जितना भी कोड होता है हमारा वो इसके अंदर एनकैप्सुलेट हो जाता, इसलिए हमने ये मेथड्स डिफाइन करे हैं। तो सिंपली व्यू मॉडल जो है वो इन मेथड्स को कॉल करेंगे। अब इन मेथड्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या फंक्शनैलिटी चल रही है, उसका व्यू मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो रेपोजिटरी है हमारी वो हमको एक क्लियर इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि हम अपने डेटा सोर्सेज से बात कर पाएँ, चाहे वो आपका रूम डेटाबेस हो गया, चाहे वो आपकी एक्सटर्नल API होगी, या आप अपनी लोकल फाइल के अंदर कोई डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो उसका कोड भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेपोजिटरी क्लास काम करती है। तो हमारा रेपोजिटरी वाला काम भी डन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे के स्टेप्स में हमें व्यू मॉडल और व्यू मॉडल फैक्ट्री इंप्लीमेंट करनी है, और हम डेटा बाइंडिंग भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और वहाँ पे सबसे पहले डेटा बाइंडिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी लेआउट फाइल ओपन करता हूँ और इसका कोड ओपन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ अभी के लिए। तो इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल व्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल व्यू लगा देता हूँ और इसको हम लोग डेटा बाइंडिंग लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू डेटा बाइंडिंग लेआउट, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा कोड्स, और ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम लोग इसको कोड्स पास करेंगे, वो इन कोड्स को रेंडर कर देगा। तो इस टेक्स्ट भी को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक लीनियर लेआउट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं इसको मैच पैरेंट दे देता हूँ। इसकी ओरिएंटेशन को यहाँ पे वर्टिकल डिफाइन कर देते हैं। तो इसके अंदर एक बटन डिफाइन करते हैं और इसको एक ID दे देते हैं BTN ऐड कोड, और इस पर एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट कोड। तो इसको सुंदर बनाने के लिए इस पर एक मार्जिन भी डिफाइन कर देते हैं 32 dp की। तो इस तरीके से हमारा ये बटन ऐड हो चुका है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ से, तो इस तरीके से हमारा ये लेआउट दिख रहा है। और यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट व्यू ऐड कर देता हूँ और वही सुंदरता के लिए थोड़ी सी यहाँ पे पैडिंग डिफाइन कर देते हैं 32 dp की।
और यहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा जो कि हम लोग अपने वेरिएबल से इनिशियलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा @quotes। तो ये वाला जो हमारा वेरिएबल है ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो वेरिएबल है हमारा स्ट्रिंग टाइप का है और यही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा बाइंडिंग का यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइंडिंग और ये हमारे पास एक्टिविटी मेन बाइंडिंग आ रही है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी लेआउट फाइल है इसके अकॉर्डिंग हमारी ये क्लास नेम जनरेट हुई है। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन से हमारा जनरेट हुआ है एक्टिविटी मेन और बाइंडिंग हमारा सफिक्स होता है। तो इस तरीके से ये हमारी क्लास जनरेट होगी हमारे लेआउट फाइल के लिए। और इस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइंडिंग इक्वल टू डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू का ही कॉल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मैं दिस पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपने बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो जितने भी हमारे इस लेआउट फाइल के अंदर व्यूज़ होंगे जिन पे आईडी होगी वो हम इस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ बाइंडिंग डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये बटन आ रहा है। तो इस पर हम लोग ऑन क्लिक लिस्टन लगाते हैं। तो जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा बाइंडिंग इंप्लीमेंट करते हैं। तो जितना भी हमारा व्यू वाला पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। अब हमारे व्यूज़ को डेटा दिखाना है। तो मैंने बताया था कि जितना भी हमारा व्यू से रिलेटेड डेटा होता है वो हम अपने व्यू मॉडल में मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक व्यू मॉडल बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसको नाम देते हैं मेन व्यू मॉडल और इसको मैं यहाँ पे इनहेरिट करूँगा व्यू मॉडल से। तो इस तरीके से हम लोग एक व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। अब ये जो हमारा व्यू मॉडल है ये हमारी रेपोजिटरी के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसके कंस्ट्रक्टर में रेपोजिटरी का इंस्टेंस पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट वैल कोड रेपोजिटरी। तो इस तरीके से हम लोग रेपोजिटरी का इंस्टेंस जो है वो इसके कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं क्योंकि जो हमारे व्यू मॉडल्स हैं वो रेपोजिटरी से बात करते हैं। रेपोजिटरी जो है वो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज से बात करती है। तो इस व्यू मॉडल को डेटा चाहिए होगा तो वो इस रेपोजिटरी की मदद लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ और इसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन करते हैं जो हमारी इस रेपोजिटरी को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ गेट कोड्स के नाम से और ये हमें एक लाइव डेटा रिटर्न करेंगे लिस्ट ऑफ कोड्स। तो जितने भी कोड्स होंगे जो हमारी रेपोजिटरी हमें प्रोवाइड करेगी वो हम इस मेथड के थ्रू अपने व्यू को पास करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, व्यू हमारा इस मेथड को कॉल करेगा। ये वाला जो मेथड है हमारा ये हमारी रेपोजिटरी को कॉल करेगा। रेपोजिटरी हमारे लिए डेटा लेके आएगी और वो आगे पास कर देगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी रेपोजिटरी का यूज़ करेंगे कोड रेपोजिटरी डॉट गेट कोड्स। तो इस तरीके से हम लोग अपने कोड्स जो हैं वो अपने व्यू तक पहुँचाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ इंसर्ट कोड के लिए और यहाँ पे हमें एक कोड का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हमारी UI से पास होगा। हमें फिर से यहाँ पे हम लोग कोड रेपोजिटरी का यूज़ करेंगे कोड रेपोजिटरी डॉट इंसर्ट कोड और यहाँ पे मैं ये कोड पास कर दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग कोड रेपोजिटरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि जो हमारा इंसर्ट कोड वाला मेथड है ये हमारा एक सस्पेंड फंक्शन है और जितने भी हमारे सस्पेंड फंक्शन होते हैं या तो आप उसको कोरूटीन से कॉल करोगे या एक अनदर सस्पेंड फंक्शन से। अब ये हमारा सस्पेंड फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे मुझे एक कोरूटीन बनाना होगा। तो कोरूटीन लॉन्च करने के लिए यहाँ पे मैं व्यू मॉडल स्कोप का यूज़ करूँगा। तो ये जो हमारा व्यू मॉडल स्कोप है ये व्यू मॉडल के लिए ही बनाया गया है। इसके थ्रू हम लोग कोरूटीन लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉन्च फंक्शन कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं पास करूँगा डिस्पैचर्स डॉट IO क्योंकि ये हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है तो हम लोग इस डिस्पैचर का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक कोरूटीन लॉन्च करेगा और इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं यानी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो हम बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नया कोरूटीन लॉन्च किया है जो कि हमारा बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट होगा और उसके थ्रू हम अपना इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं। अब इस व्यू मॉडल के लिए हमें व्यू मॉडल फैक्ट्री भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मैं एक व्यू मॉडल फैक्ट्री भी क्रिएट करता हूँ और इसे मैं नाम दूंगा मेन व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो इसको कोलैप्स कर देते हैं यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री। ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं और इसके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं मेंबर्स और यहाँ पे मुझे अपने मेन व्यू मॉडल का इंस्टेंस रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न मेन व्यू मॉडल। अब यहाँ पे हमें रेपोजिटरी का इंस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे हम लोग इसका रेपोजिटरी का इंस्टेंस पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर बनाता हूँ प्राइवेट वैल कोड रेपोजिटरी और इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे इसको ST। तो इस तरीके से हम लोग अपनी व्यू मॉडल फैक्ट्री इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। ये मैंने एक मेन व्यू मॉडल बनाया है। मेन व्यू मॉडल में मैंने कोड रेपोजिटरी लिया है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने एक पैरामीटर लिया है। अब मेन व्यू मॉडल जो है वो हम लोग डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोग व्यू मॉडल प्रोवाइडर का यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारा व्यू मॉडल जो है उसके कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर होगा तो हमें फैक्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ये फैक्ट्री क्रिएट की है। तो इस फैक्ट्री को हम लोग कोड रेपोजिटरी का इंस्टेंस पास करेंगे और ये हमारे लिए व्यू मॉडल का इंस्टेंस बना के देगी। तो इसको यूज़ करके देखते हैं। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना व्यू मॉडल बनाता हूँ लेट इनिट वैर मेन व्यू मॉडल। तो इसको इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन व्यू मॉडल और यहाँ पे हम लोग व्यू मॉडल प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे
और यहाँ पे मैं ओनर पास करूँगा इसका दिस, और यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री का यूज़ करेंगे, मेन व्यू मॉडल फैक्ट्री। अब इस फैक्ट्री को रेपोजिटरी चाहिए, तो यहाँ पे हमें रेपोजिटरी का इंस्टेंस बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं रेपोजिटरी का इंस्टेंस बनाता हूँ पहले, रेपोजिटरी कोड रेपोजिटरी। अब इस कोड रेपोजिटरी को डाओ चाहिए, तो हमें डाओ का भी इंस्टेंस बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं डाओ का इंस्टेंस बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ वैल डाओ इक्वल टू कोड डेटाबेस, और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड था गेट डेटाबेस, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा डॉट कोड डाओ। अब इस रेपोजिटरी को मैं ये डाओ पास कर देता हूँ, तो ये हमारी रेपोजिटरी का इंस्टेंस हमें मिल चुका है, और इस रेपोजिटरी को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी फैक्ट्री का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा गेट, और इसको मैं यहाँ पे पास करूँगा मेन व्यू मॉडल कोलन क्लास डॉट जावा। ऑल कंट्रोल एल दबा के इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने व्यू मॉडल का इंस्टेंस बनाते हैं। तो इस व्यू मॉडल के इंस्टेंस को बनाने के लिए हमने इस फैक्ट्री का यूज़ किया है। अब इस फैक्ट्री को रेपोजिटरी चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने रेपोजिटरी क्रिएट करी। अब इस रेपोजिटरी को डाओ चाहिए था, तो डाओ यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। तो डाओ क्रिएट करने के लिए हमने अपने कोड डेटाबेस को एक्सेस किया, उसका सिंगलटन एक्सेस किया यहाँ से, और यहाँ से हमें कोड डाओ मिल गया। तो ये डाओ मिला हमें, तो डाओ को हमने यहाँ पे पास किया, ये मुझे रेपोजिटरी देगा। अब इस रेपोजिटरी को यहाँ पे मैंने पास किया, तो इसने मुझे व्यू मॉडल का इंस्टेंस बना के दिया। तो इस तरीके से ये हमें व्यू मॉडल बना के देता है। तो देखते हैं इसको यूज़ करके। तो इस मेन व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास एक मेथड है गेट कोड्स, जो कि हमारे को एक लाइव डेटा रिटर्न कर रहा है। तो उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे मैं पास करूँगा दिस, जो कि इसका एक लाइफ साइकिल ओनर है, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वर का इंस्टेंस बनाऊँगा। तो इसके अंदर हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल को सेट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम लोग इस वेरिएबल को सेट करेंगे। तो अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक दबाता हूँ, तो हमारा ये वाला वेरिएबल सेट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये वाला वेरिएबल सेट होगा, तो ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी डेटा बाइंडिंग भी काम कर रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमारा फ्लो चलेगा। सिमिलरली इस बटन के क्लिक की भी फंक्शनैलिटी लिख देते हैं। जैसे इस बटन पे क्लिक होगा, तो हमारा एक नया कोड इंसर्ट हो जाएगा हमारे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल कोड, यहाँ पे मैं एक नया कोड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अभी 0 पास कर देता हूँ क्योंकि हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ टेस्टिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं टेस्टिंग, और यहाँ पे मैं मेन व्यू मॉडल के थ्रू इसको इंसर्ट कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट कोड, और यहाँ पे इस कोड को पास कर देंगे। तो जैसे ही हमारे इस बटन पे क्लिक होगा, तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और हमारा नया कोड इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं कि अभी तक हमने जितना काम किया वो चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है, हमारे पास ये सारा डेटा आ रहा है। तो अभी के लिए इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, और इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारे कोड्स आ रहे हैं। जो हमारे पास वो डेटाबेस वाली फाइल थी जिसमें हमारे पास सारे कोड्स पड़े थे, वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमारे को दिख रहे हैं। तो अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कोड्स जो है वो हमारे यहाँ पे विजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लास्ट कोड है हमारा वो इससे मैच कर रहा है, मतलब जितना भी हमारा ये डेटा था ये हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। और यहाँ पे इस डेटाबेस इंस्पेक्टर पे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक कोड डेटाबेस आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास कोड टेबल है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास सारे कोड्स आ रहे हैं, और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक नया कोड इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक नया कोड इंसर्ट हो चुका है, जो कि हमारी 102वीं एंट्री पे गया है। तो इस तरीके से ये पूरी फंक्शनैलिटी चल रही है। तो एक बार इसका फ्लो देख लेते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये गेट कोड्स वाला जो हमारा मेथड है ये हमें एक लाइव डेटा रिटर्न करता है। यहाँ पे हमने लाइव डेटा पे एक ऑब्जर्वर सेट किया है, और इस कोड्स को बाइंड कर दिया। तो जैसे हमारा लाइव डेटा अपडेट होगा, तो ये हमारा कोड्स वाला वेरिएबल भी अपडेट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा कोड्स वाला वेरिएबल अपडेट होगा, तो हमारा टेक्स्ट व्यू भी अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक नया कोड इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कोड इंसर्ट हो रहा है ये हमारा रेपोजिटरी के थ्रू हो रहा है। रेपोजिटरी ने हमारे डेटाबेस में एक नया कोड इंसर्ट कर दिया। तो हमारा लाइव डेटा को पता चला कि भैया डेटा में कुछ अपडेट हुआ है, तो इसको अपडेट कर दो। तो जैसे ही अपडेट हुआ, तो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँची, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो लाइव डेटा में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हमें पता चल गया। तो जैसे हमारे लाइव डेटा में कुछ चेंजेस हुए, तो हमारा टेक्स्ट व्यू भी अपडेट हो गया, इसलिए जो हमारा डेटा वो हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चल रही है। तो इस तरीके से ये MVVM पैटर्न काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग रेट्रोफिट का भी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, डिफ यूटिल का भी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, कोरूटीन्स के बारे में बात करेंगे। तो एक पूरा ओवरव्यू हो जाएगा इन फीचर्स के बारे में। उसके बाद एक फुल फ्लेजेड ऐप बनाएंगे इन सब का यूज़ करके। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका जो सोर्स कोड है मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं, और कोशिश करो यार इन वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में।
में आई टी